हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपको क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न कराएंगे। चलिए, पहला बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला क्या है? भाषा युग वशिष्ठ के लेखक हैं। भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? का मुंशी सदाशुकलाल, खा सदल मिश्र, गा राम प्रसाद निरंजनी और घा मुंशी इंसार अल्लाह खान। इसमें से कौन सा सही होगा? राम प्रसाद निरंजनी। दूसरा प्रश्न। अष्टयाम के रचयिता हैं। अष्टयाम के रचयिता का गोकुलनाथ, खा वल्लभाचार्य और गा नावादास और घा तुलसीदास। तो इसमें कौन सा करेक्ट आंसर होगा? नावादास। प्रेम सागर के लेखक हैं। इसमें से कौन सा सही होगा? खा का सदल मिश्र, खा सूरदास, गा राम प्रसाद निरंजनी और गा लल्लू लाल। इसका आंसर कौन सा सही होगा? गा लल्लू लाल। चौथा, मेला आंचल उपन्यास किसका है? तो इसका का इलाचंद्र जोशी, खा किशोरी लाल गोस्वामी, गा नागार्जुन और घा फणीश्वरनाथ मेहनू। तो इसका गा आंसर करेक्ट होगा। पांचवा, चिंतामणि किस लेखक की रचना है? चिंतामणि किस लेखक की रचना है? का जयशंकर प्रसाद या घा आचार्य हजारी प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गा महादेवी वर्मा, घा प्रेमचंद। तो इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है। 6, डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। जेवी 2022 में आया मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सारे इसलिए सन पड़ी, आपको बताने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है। डिप्टी कलेक्टर के लेखक हैं। का वासुदेव शरण अग्रवाल मिश्र, खा अमरकांत, गा प्रोफेसर रेड्डी जी, सुंदर रेड्डी जी और घा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या होगा सही? अमरकांत जी। 7, हिंदी प्रदीप के संपादक हैं। का बालकृष्ण भट्ट, खा प्रेमघन, गा ठाकुर जगमोहन सिंह और गा राजा शिव प्रसाद। तो इसका आंसर होगा बालकृष्ण भट्ट। 8वां, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। इसका का आवारा मसीहा, का विचार प्रवाह और गा तट की खोज और देश द्वार से सोपान तक। तो इसका आंसर क्या होगा? विचार प्रवाह। 9वां क्वेश्चन, अशोक के फूल रचना विधा है। कौन? कविता है, रेखा चित्र है, निबंध है या कहानी है? तो इसका आंसर सही होगा, इसका आंसर क्या सही होगा? निबंध। इसका आंसर होगा निबंध। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। रामचंद्र शुक्ल की रचना है। का साहित्य लोचन, खा साहित्य सहचर, त्रिवेणी या आलोचक की अवस्था। तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिवेणी। चलिए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न के साथ। अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन या कुछ भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपके लिए क्लास 12th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQ लेके आए, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके बाहर आपके MCQ नहीं पूछे जाएंगे। टॉप 70 MCQ लेके आए आपके लिए, पूरे 70 बहुत होते हैं। अगर आपने इन 70 MCQ को पढ़ लिया तो आपके 100% 8 से 9 MCQ इसी वीडियो से फंसेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आपके ये टॉप 70 MCQ इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले। तो अगर वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए। इसे लिखने में बहुत टाइम लगा, तो प्लीज़ सपोर्ट बनाए रखिए और वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, आचार्य की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वीडियो को एंड तक जब देखिए और इस सारे ही क्वेश्चन को आप याद कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। तो चलिए स्टार्ट करते। तो पहला, आचार्य की सभ्यता निबंध के लेखक कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह। तो हमने डायरेक्टली इसका आंसर लिख दिया, क्योंकि बहुत हो जाते तो लिखना बहुत हो जाता है, इसलिए मैंने डायरेक्टली आंसर लिख दिया। तो कौन है इनके? अध्यापक पूर्ण सिंह। दूसरा, हिंदी नई चाल में ढली, यह कथन किसका है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। सारे ही इंपॉर्टेंट है, इसमें बताने की जरूरत नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे ही क्वेश्चन 2023 और 24 में पूछे गए। 3 नंबर, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्वेश्चन नंबर 4, चिंतामणि के लेखक हैं, चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल।
5 कलम का सिपाही के रचनाकार हैं अमृत राय, ठीक है। 6 प्रिय प्रवास के रचयिता हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से छायावाद कवि, अगर कोई क्वेश्चन पूछे तो मुकुटधर पांडे। निम्नलिखित में से छायावाद कवि कौन है? मुकुटधर पांडे। क्वेश्चन नंबर 8 निम्नलिखित में से कौन सा छायावाद युग का नहीं है? तो आज्ञा जी छायावाद युग के नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 रस्मरथी किस कोटि की रचना है? तो रस्मरथी खंड काव्य की रचना है। बादल को घिरते देखा रचना है। बादल को घिरते देखा किसकी रचना है? नागा अर्जुन की रचना है। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना नहीं है? बुल्लेसुर बकरिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी निबंध है तो क्या है? कविता क्या है? तो इसका आंसर क्या होगा? जिनका निबंध है आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा हुआ कविता क्या है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप यूपी बोर्ड में 100 में से 100 नंबर पास करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से जरूर देखिए। अगली वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट व्याकरण के क्वेश्चन लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और 2000 के पेपर की एनालिसिस वीडियो भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए जिससे कि आपको पहले से पहले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, और आपके लिए फिजिक्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 आजाद शत्रु रचना की विधा है? नाटक। क्वेश्चन नंबर 14 आज्ञा की रचना है शेखर एक जीवन है। क्वेश्चन नंबर 15 बहादुर कहानी के लेखक, और बहादुर कहानी भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछी जाती है। तो बहादुर कहानी भी पढ़ लीजिए, और एक और कहानी है उसको भी आप देख सकते हैं। तो बहादुर कहानी के पर इजी, हमें पढ़ने में सबसे इजी आपको बहादुर की रहेगी। एक बार अगर आपने पढ़ ली तो आपको याद हो जाएगी। तो बहादुर कहानी के लेखक हैं अमरकांत जी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर किसके प्रमुख कवि? प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिहारी की रचना का छंद है दोहा, ठीक है। 18 आंसू रचना है किसकी? ये तो बहुत ही ईजी है, जयशंकर प्रसाद की। क्वेश्चन नंबर 19 छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है कथन किसका है? डॉक्टर नागेंद्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ? तो दूसरा सप्तक प्रकाशन कब हुआ? सन 1951 में दूसरा सप्तक प्रकाशन हुआ। और तीसरा कब हुआ? सन 1953 में, ठीक है। पहला दूसरा तीसरा पूछते हो, और पहला हुआ सन 1948 में, ठीक। 21 भाषा युग वशिष्ठ के लेखक है राम प्रसाद निरंजनी। यह भाषा युग वशिष्ठ के लेखक कौन है? राम प्रसाद निरंजनी। सदल मिश्र की रचना है। सदल मिश्र की रचना कौन सी है? तो सदल मिश्र की रचना है किसकी रचना है? नासितुपाख्यान। सदल मिश्र की कौन सी रचना है? नासितुपाख्यान। क्वेश्चन नंबर 23 वासुदेव शरण अग्रवाल की रचना। अगर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय आपको देखना है कि किस टाइप से लिखना है, साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है, तो वो नीचे दी गई लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप उसको जाके जरूर से जरूर देख लीजिए। उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, तो बहुत उसको जरूर से जरूर वो वीडियो जरूर देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 24 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम आपको हिंदी की प्लेलिस्ट डाल देंगे। क्वेश्चन नंबर 24 चंद्रकांता संतति कृति की विधि है उपन्यास। किसकी विधि है जे? उपन्यास। 25 बाल कृष्ण भट्ट संपादक है हिंदी प्रदीप। 26 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा, कम से कम 4 से 5 बार लगातार पूछा जा रहा है, और कभी कभी तो 2-3 सेटों में पूछा ही गया है, ठीक है। तो कितनी नाव में कितनी बार काव्य कृति किसकी है? सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यायन आज्ञा की। ये किसकी है? आज्ञा जी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हैं सौंदर्य और प्रेम। छायावाद की प्रमुख विशेषता कौन है? सौंदर्य और प्रेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पृथ्वीराज रासो को। हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 मैथिली शरण गुप्त की
काव्य कृति है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो काव्य कृति कौन कौन सी? त्रिपथगा और सिद्धराज, ठीक है। तो ये इनकी दो काव्य कृति। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, विचार और वितर्क के लेखक कौन है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप दो परिचय याद कर लेते, हजारी प्रसाद द्विवेदी और वासुदेव शरण अग्रवाल, उससे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर आपने जीवन परिचय याद कर लिए तो उससे 2-3 MCQ आपके आराम से बन जाते हैं। तो विचार वितर्क के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्वेश्चन नंबर 21, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना है ठेठ हिंदी का ठाठ, ठीक है। तो इनकी रचना क्या है? ठेठ हिंदी की ठाठ। क्वेश्चन नंबर 32, नीड़ का निर्माण फिर रचना की विधा है आत्मकथा की विधा है, ठीक है। किसकी है? आत्मकथा। क्वेश्चन नंबर 33, हरिशंकर परसाई का निबंध है तब की बात और थी। हरिशंकर का निबंध कौन सा है? तब की बात और थी। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए ये आप 70 पूरे MCQ पढ़ सकते हैं। इसमें से आपके 8 से 9 MCQ 100% फंस सकते हैं। 100% इस वीडियो से आपके MCQ फंसेंगे, क्योंकि आपके हाफ अर्ली और प्री बोर्ड होने वाले, तो इसमें से जरूर आपके क्वेश्चन फंसेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, हिंदी की प्रथम पत्रिका उद्दंड मानदंड के संपादक थे युगल किशोर शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 35, प्रगतिवाद के सशक्त कवि हैं नागार्जुन। 20 नंबर वो। क्वेश्चन नंबर 36, मास्को अभी दूर है की रचयिता कौन है? शिव मंडल सिंह सुमन। 37, सच्चिदानंद हरिनंद वात्स्यन आज्ञा के संपादन में कुल कितने सप्तक हैं? तो ये जरूर याद रखिए, इनके कितने सप्तक हैं? कुल 4 सप्तक हैं, ठीक है। सुमित्रा नंदन पन्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप ऐसे जीवन परिचय लिख रहे हैं तो इसे ब्लैक पेन से हेडिंग कर हाईलाइट करके दिखाई कि सुमित्रा नंदन पन्त को ज्ञानपीठ पुरस्कार चिदम्बरा पे मिला था। क्वेश्चन नंबर 39, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्र का नाम है ब्राह्मण। क्वेश्चन नंबर 40, बाणभट्ट की आत्मकथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। 41, भारत दुर्दशा नाटक के रचनाकार कौन है? भारतेंदु हरीशचंद्र। 41, इनमें से गद्य की किस विधा में काल्पनिक प्रसंगों का स्थान नहीं है? आत्मकथा का काल्पनिक प्रसंगों में स्थान नहीं है, ठीक है। 43, क्वेश्चन नंबर 43, हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है चांद का मुंह टेढ़ा। जो हिंदी साहित्य के आधुनिक काल की रचना है। 44, यहाँ पे थोड़ी नंबर की मिस्टेक हो गई है, 43 फिर से रिपीट हो गया, तो ये है पूरे 70 ही प्लस, ठीक है। तो ये मिस्टेक हो गई, आपको पढ़ने से मतलब है, नंबर से कोई मतलब नहीं, ठीक है। तो 44, हरिऔध का पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय। 43, छायावादी की मुख्य विशेषता है प्रकृति चित्र, ठीक है। 44 फिर से आ गया, फिर 43 आ जाएगा, तो इसलिए नंबर पे आप ध्यान मत दीजिएगा। प्राकृतिक के सुकुमार कवि कहा जाता है, तो सुमित्रा नंदन पंत को प्राकृतिक के सुकुमार कहा जाता है। तार सप्तक का संपादन किया किसने किया? तार सप्तक का संपादन तो सच्चिदानंद आज्ञा जी ने किया, ठीक है। तो इसका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना कि प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित संपादित पत्र का नाम आपको कमेंट बॉक्स में देना। देखते हैं कि कितनी किसकी तैयारी हो गई है, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीने ही रह गए, 4 क्या 3 ही महीने रह गए, क्योंकि ठीक है। तो इसलिए आपको देखते हैं कि आपकी कितनी तैयारी हुई। तो क्वेश्चन नंबर 45, श्रद्धा भक्ति निबंध के लेखक है रामचंद्र शुक्ल। रंगभूमि उपन्यास के लेखक हैं प्रेमचंद। रंगभूमि उपन्यास के लेखक कौन है? प्रेमचंद। कर्मनाशा का हार कहानी के लेखक है शिव प्रसाद सिंह। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया? तो पृथ्वी पुत्र से लिया गया। गिरिजा कुमार माथुर किस काल के कवि हैं? तो गिरिजा कुमार माथुर आधुनिक काल के कवि हैं। प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल। लहर काव्य कृति की रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। लहर काव्य कृति के रचनाकार हैं।
उर्मिला का वह वर्णन साकेत के किस वर्ग में है? तो नवे सर्ग में है। ठीक है। परिवर्तन किस कवि की रचना है? तो परिवर्तन सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। अष्टयाम कृति के लेखक है नावादास, अष्टयाम कवि के लेखक है। ठीक है, कृति के लेखक है। तो धर्म भारती द्वारा लिखित उपन्यास है, तो धर्म भारती द्वारा लिखित उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा। 56 जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक नहीं है, तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक भारत सौभाग्य नहीं है। यात्रा व्रत संबंधित गद्य कृति अरे बयार रहेगा याद के लेखक है आज्ञे जी। ठीक है। इनमें से आत्मकथा विधा की रचना है, तो अर्ध कथा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो का एंड तक जो इसे जरूर देखिएगा। इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो कितनी नाम में कितनी बार जिन पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? कला और बूढ़ा चांद कृति के लेखक है सुमित्रा नंदन पंत है कला और बूढ़ा चांद के लेखक। किस महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं? तो साकेत में महाकाव्यात्मक कृति में 12 सर्ग हैं। 62 छायावाद के प्रमुख विशेषताएं हैं, तो छायावाद की प्रमुख विशेषताएं स्थूल प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये आप कहेंगे 62 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आपके रिपीटेड भी होगा, यहाँ पे 43 3-4 बार आ गया, तो ये हैं पूरे आपके 70 क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही मेहनत लगती है कंटेंट बनाने के लिए, इसके लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको कंटेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको इंपॉर्टेंट चीज़ प्रोवाइड करी जाए, तो प्लीज़ आपको पढ़ने से मतलब हो, तो इसलिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली इंपॉर्टेंट वीडियो में। अगली वीडियो आपके लिए व्याकरण के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत। तो आज हम आपको क्लास 12th का इम्पॉर्टेंट जीवन परिचय कराने जा रहे हैं। लेखक का जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यूपी बोर्ड में पूछा जाता है, हर साल पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और किस टाइप से लिखना है, साहित्यिक परिचय, जीवन परिचय, सब में सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बताया। अगर आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, पहले आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, उसके बाद डालिएगा जीवन परिचय, थोड़े से 2 से 3-4 लाइनें जीवन परिचय की लिख दीजिएगा। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ के खेड़ा नामक ग्राम में हुआ था। ऐसे करके आप डाल लीजिए और जो इनका जन्म है उसे ब्लैक पेन से लिखिए जिससे कि एग्जामिनर को दिखे। हाईलाइट कर दीजिएगा ब्लैक पेन से, तो दूर से दिखेगा। उसके बाद इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही व्यतीत हुआ। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से BA और लखनऊ विश्वविद्यालय से MA एवं PhD की उपाधि प्राप्त की। तो ये इनके माता पिता लखनऊ में ही रहते थे और इनका बचपन भी लखनऊ में ही व्यतीत हुआ था, और विश्वविद्यालय से इन्होंने BA और MA और PhD की उपाधि प्राप्त की थी। अब आगे इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य की सेवा करते हुए यह अमर पुत्र 27 जुलाई सन 1967 में परिलोक सिधार गए। तो ये आप इसे 2 से 3 लाइन आप लिख लीजिएगा। और जो भी जैसे मृत्यु है, जन्म है, इनके पिता का नाम है, उपाधि, जो भी मेन पॉइंट है उसे आप ब्लैक पेन से लिखिएगा जिससे कि हाईलाइट और आपको दिखे भी। ब्लू पेन से लिखिएगा, उसके बाद ब्लैक पेन का भी यूज़ कीजिएगा बीच बीच में। तो इससे 2 से 3-4 लाइनों का जीवन परिचय, उसके बाद हेडिंग डालिएगा साहित्यिक परिचय। साहित्यिक परिचय भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो साहित्यिक परिचय भी ज़्यादा नहीं, आपसे 2 से 3 लाइनें लिख दीजिएगा। तो हेडिंग डालिएगा साहित्यिक परिचय। उसके बाद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल लखनऊ एवं मथुरा के पुरातत्व संग्रहालयों में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष भी रहे। इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया
इन विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध खड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषाओं में अनेक देशज शब्दों का प्रयोग किया। उसके बाद इतना लिख के उसके बाद आप लाइन पैराग्राफ बदल लीजिए। फिर उसके बाद अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसाधात्मक निबंधों की रचना की। इनकी अधिकांश निबंध प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति संबंध हैं। इसके बाद ये साहित्यिक परिचय 2 से 3-4 लाइनों का लिख दिया। उसके बाद हेडिंग डालिएगा कृतियाँ। कृतियाँ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बाद हेडिंग कृतियाँ डालिएगा। उसके बाद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध रचना, शोध और संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया है। इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। इस टाइप से लिखिएगा। उसके बाद अपनी इनकी रचनाएं लिख दीजिएगा। हेडिंग डाल लीजिए कृति, उसके बाद इनके बारे में लिख दीजिए थोड़ा। उसके बाद फिर थोड़ी सी लाइन लिख दिए कि इनकी प्रमुख रचना निम्नलिखित है। रचनाएं देखिए, पृथ्वी पुत्र, कल्पलता, कला और संस्कृति, कल्प वृक्ष, भारत की एकता, मातृभूमि, बागधारा आदि इनकी प्रमुख निबंध संग्रह हैं। प्राचीन कालीन भारत इनका विद्वतापूर्ण शोध ग्रंथ है। बाद डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल के जयोष्कृत पद्मावत के संपादन किया। तो ये इनकी रचनाएं हैं। और इनकी जो प्राचीन कालीन भारत है इनका विद्वतापूर्ण शोध है। तो ये भी ब्लैक पेन से हेडिंग बना के लिख दीजिएगा जिससे कि दूर से दिखे। उसके बाद सबसे लास्ट हेडिंग डालिएगा साहित्य में स्थान। साहित्य में स्थान में भी आप 2 से 3-4 लाइनें लिख दीजिएगा। इससे आपको पूरे 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि हेडिंग वाइज हेडिंग थोड़ा थोड़ा उनके बारे में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब लिखेंगे साहित्य में स्थान। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल भाषा और साहित्य के प्रकांड पंडित थे। इन्होंने अनेक पत्रिकाओं में अपने निबंधों को लिखकर गौरवपूर्ण स्थान किया। इन्होंने अनेक पत्रिकाएं लिखी और उसमें अपना गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया। इनमें लेख अनुसाधन पूर्ण तथा उसमें भारतीय संस्कृति की गहरी छाप मिलती थी। यह केवल गद्य के लेखक नहीं अपितु काव्य प्रेमी भी थे। ये केवल गद्य के ही लेखक नहीं, काव्य प्रेमी भी थे। तो ये बस मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन हमने इसमें लिखी है। और इसी टाइप से आप लिखिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे गारंटी के साथ। आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे। तो उसके बाद अब शोध निबंधों की एक मूल्यवान परंपरा को इन्होंने प्रारंभ किया। तो ये कुछ वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय पहले आप डालिएगा। हेडिंग ऊपर डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। उसके बाद जीवन परिचय दूसरी हेडिंग डालिएगा कि साहित्यिक परिचय भी पूछा जाता है कि जीवन परिचय में साहित्यिक परिचय मेन है। तो जब लेखक का परिचय या कवि का परिचय लिख रहे हो तो साहित्यिक परिचय इसमें इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, साहित्यिक परिचय के बाद उनकी रचनाएं या कृतियां कोई भी हेडिंग डालिएगा कृतियां। ठीक है, उसके बाद उनकी कृतियां लिख दीजिएगा। और जो मेन पॉइंट हो उसे प्लीज़ ब्लैक पेन से हाईलाइट करिएगा जिससे कि एग्जामिनर को दिख जाए कि कैसा आपने लिखा है। लिखने का तरीका अच्छा हो जाता है इससे। ठीक है, उसके बाद लास्ट हेडिंग डालिएगा साहित्य में स्थान। तो ये आपके फुल 5 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। अगर आप वीडियो पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। हेलो दोस्तों, क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम यूट्यूब चैनल में आज आपका स्वागत है। तो आज हम आपको क्लास 12 का इम्पोर्टेंट लेखक का परिचय कराने जाएं जो कि हर साल यूपी बोर्ड में पूछा जाता है। हमने आपके लिए 2 वीडियो प्रोवाइड कर दिए। एक हमने आपका कवि का और एक लेखक का परिचय हमने करवा दिया। तो वो आपने अगर वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उन वीडियो को देख लीजिए। एक हम कवि का और इम्पोर्टेंट आपको जीवन परिचय करवाएंगे। बस इन 2-4 को आप कतई पक्का कर लीजिए, बाकी एक अपने हिसाब से आप पढ़ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, पहले आप इधर हेडिंग डालिए, उसके बाद जीवन परिचय हेडिंग डालिए। इसमें 2 से 3 लाइनें आप लिख दीजिए, क्योंकि साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, बट थोड़ा सा आप जीवन परिचय में 2-3 लाइनें लिख के उनके बारे में एक्सप्लेन कर दीजिए। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दूबे छपरा नामक ग्राम में हुआ था। तो जहाँ पे भी इनका जो गांव है, जहाँ पे भी रहते हैं, उसे ब्लैक पेन से लिखिए। और जब इनका जन्म हुआ उसे भी ब्लैक पेन से आप हाईलाइट कर दीजिए। इनके पिता का नाम श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। जो इनके पिता थे
वो ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। अतः इन्होंने ज्योतिषी और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकारी में ज्ञान प्राप्त किया और काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय पर ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो राइटिंग में थोड़ा गड़बड़ी हो गई है, इसलिए जल्दी जल्दी कंटेंट बनाने में क्योंकि बहुत काम हो जाता है, तो इसलिए ये थोड़ा गलती हो गई। इसको आप मिस्टेक इसके लिए सॉरी। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए और कंटेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको जहाँ से इम्पोर्टेंट मिले, हम ये नहीं कह रहे आप मेरे ही चैनल से पढ़िए, बट आपको जहाँ इम्पोर्टेंट मिले बस आप वहाँ से पढ़िए, बस अपनी अच्छी से तैयारी कीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त कीजिए। उसके बाद ज्ञान प्राप्त सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीएलएड की उपाधि से तथा 1907 ईस्वी में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि दी। पद्म भूषण की इन्हें उपाधि भी मिली। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाता है कि पद्म भूषण की उपाधि मिली, तो आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, तो आपको ये हाईलाइट करके लिखना और यहाँ पे इनको ये भी बताना कि कब मिली थी। सन 1957 में भारत सरकार ने पद्म भूषण की उपाधि से इन्हें विभूषित किया। ये कुछ विभागों में अध्यक्ष एवं श्रेष्ठ शिक्षक कार्य करते हुए 18 मई 1979 ईस्वी को हिंदी के यह महान साहित्यकार संसार को सूना करके पंचतत्व में लीन हो गए। तो इनकी 18 मई को डेथ होगी। तो आपकी जो मृत्यु है, जो इनकी मृत्यु, वो आप इसको हाईलाइट करके लिखिए मृत्यु, और इनके जो मेन पॉइंट्स आप उनको हाईलाइट कीजिए जिससे कि एग्जामिनर को अच्छा लगे। ठीक है, तो वो आपकी मेन चीजों को ही देखता है, ज्यादातर पढ़ता नहीं है, वो मेन पॉइंट को देखता है। उसके बाद आप हेडिंग डाल लीजिए साहित्यिक सेवा या साहित्यिक परिचय। ठीक है, हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी जी का मूल धन्य स्थान है। वे उच्च कोटि के निबंधकार और सफल आलोचक हैं। द्विवेदी जी की साहित्यिक सेवा को डीएलएड पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। ठीक है, तो डीएलएड साहित्यिक सेवा को डीएलएड पद्म भूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया। अब इनकी रचनाएं। आचार्य द्विवेदी का साहित्यिक बहुत विस्तृत था। इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य को रचना की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित है। पहले आप रचना हेडिंग डालिए, उसमें 2 से 3 लाइन लिख लीजिए। उसके बाद आपको निबंध संग्रह हेडिंग डालनी है, ये भी इनकी रचना। तो निबंध संग्रह इनके कौन कौन से, तो अशोक के फूल, ऐसे ये एमसीक्यू भी अगर आपने जीवन परिचय ढंग से पढ़ ली तो आपके एमसीक्यू 2 से 3 आपके पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादातर वो लोग 2 से 3 आपके जो जीवन परिचय उसी में से ही आते हैं। तो अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वितर्क और आलोक पर्व, कल्पलता। उसके बाद आलोचना साहित्यिक, सूरदास कालिदास की लालित्य योजना, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उसके बाद इतिहास, तो हिंदी इतिहास की भूमियां, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि। उसके बाद इनकी उपन्यास कौन कौन सी थी, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वा और अनाम दास का पोथा। ठीक है, उसके बाद साहित्य में स्थान, एक हेडिंग डाल लीजिए। उसके बाद साहित्य में स्थान, इन हेडिंग में 2 से 3 लाइनें फिर से लिख दीजिए। इससे आपके 5 नंबर फुल मार्क्स मिल सकते हैं। अगर आप इस टाइप से टॉपिक वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपकी कॉपी भी भर जाएगी और आपको ज्यादा लिखना भी नहीं पड़ेगा। हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो एक एक लाइन बीच में छूटेगी, तो इससे आपकी कॉपी भी भर जाएगी और आपको फुल मार्क्स भी मिल जाएंगे। तो आचार्य द्विवेदी जी हिंदी गद्य के प्रतिभाशाली रचनाकार थे। इन्होंने साहित्य के इतिहास लेखन की नवीन दिशा प्रदान की। वे प्रकांड विद्वान, उच्च कोटि के विचारक और समर्थक आलोचक थे। गंभीर आलोचना, विचार प्रधान निबंधों और उत्कृष्ट उपन्यासों की रचना कर द्विवेदी जी ने निश्चय किया कि हिंदी साहित्य में गौरवपूर्ण स्थान पा लिया। तो ये था हजारी प्रसाद द्विवेदी का इम्पोर्टेंट परिचय। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहले आप इस हेडिंग वाइज हेडिंग लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। पहले आप जीवन परिचय हेडिंग लिखिए, जीवन परिचय में इनके पिता का नाम क्या है, इनका जन्म कहाँ हुआ, ये सब चीजें लिख दीजिए। उसके बाद इनकी मृत्यु का भी सब लिख दीजिए। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी साहित्यिक परिचय या साहित्यिक सेवाएं, वो कुछ भी डाल लीजिए। उसके बाद आपने इसमें 2 से 3 लाइनें लिख देनी है। उसके बाद रचनाएं हेडिंग डाल के रचना में 1 लाइन लिख के आप इनके बारे में बता दीजिए, इनकी रचना निम्नलिखित है। उसके बाद निबंध संग्रह, आलोचनात्मक साहित्य, इतिहास, उपन्यास, साहित्य में स्थान, बस कंप्लीट आपका
पूरे 5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। आप इन दोनों परिचय कर देख लीजिए, और हमने और भी इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन डालने, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो दोस्तों, स्वागत हमारी आज के एक और नई इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज हम आपके लिए क्लास 12 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेके आए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्र है। ये हर साल पूछा जाता है, तो ये आपके 6 नंबर का पत्र आता है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पत्र है। पत्र है आपका बैंक के शाखा प्रबंधक को ऋण प्राप्ति हेतु पत्र। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको कैसे लिखना होगा कॉपी पर सब बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस रोज लाते हैं, तो इसलिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको पत्र कैसे लिखना होगा, फॉर्मेट के हिसाब से लिखना। पहले आपको सेवा में लिखना हो, उसके जस्ट यहाँ से सीधी लाइन आपको ये लिखना होगा। पहले सेवा में शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक सिविल लाइंस प्रयागराज। आप कुछ भी यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, यहाँ पे अपना जो भी एड्रेस है। फिर उसके बाद इसको लिख के आपको जैसे आपने सेवा में लिखा, उसके जस्ट नीचे आपको विषय लिखना होगा। विषय लिखने के बाद विषय आपका क्या है, ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र। ठीक है, उसके बाद आपको फिर लिखना होगा, महोदय सविनय निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया हूँ। अब ये किसके लिए, ऋण प्राप्ति हेतु, मतलब इन्हें कोई ऋण प्राप्त करना, उसके लिए इन्होंने लोन लिया है। तो लोन जैसे पढ़ाई, किसी चीज़ इन्होंने आगे पढ़ाई करने के लिए ऋण प्राप्ति आवेदन पत्र लिखा है। तो ठीक है, तो सविनय निवेदन है कि मैं 2019 में कानपुर विश्वविद्यालय से BA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किए। इन्होंने BA प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए, लेकिन अभी तक मुझे कोई रोजगार नहीं मिला है। हमें सूत्रों से पता चला है कि विभिन्न ऋण योजनाओं के अंतर्गत आपका बैंक भी रोजगार युवकों को 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान कर रहा है। इतना लिखने के बाद आपसे फिर नीचे एक लाइन छोड़ के आपको ये लिखना हो, अतः आपसे विनती है कि आवश्यक दस्तावेज भरवा कर हमें भी ऋण प्रदान करने की महान कृपा करें, ताकि हम अपना व्यवसाय शुरू करें। ये लिखने के बाद आपको फिर लिखना है दिनांक आप कोई भी अपनी डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको यहाँ लिखना है प्रार्थी का खागा। तो इस टाइप का आपको पत्र लिखना है। अगली एक और आपके लिए पत्र लेके आएंगे, वो आपके लिए कल इम्पोर्टेंट पत्र लेके आएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र है, आपके यूपी बोर्ड में ये हर साल पूछा जाता है। तो इस बार 2025 में भी ये पत्र आपके यूपी बोर्ड में 100% गारंटी के साथ ये पूछा जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्र है, इसलिए कॉपी पे ये नोट कर लीजिए। हम मिलते हैं आप, और जो आज हम कराने जा रहे हैं वो भी आपका महत्वपूर्ण पत्र है। हर साल यूपी बोर्ड में ये 2 पत्र जरूर से ज़रूर ही आपके किसी न किसी सेट में पूछा ही जाता है। तो जितने भी बच्चे हैं वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, और आपकी सारी ही हिंदी की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे लाइन वाइज लेके आएंगे। अगली वीडियो में हम आपके लिए लेके आएंगे मुहावरे, व्याकरण का जो सेक्शन है, मुहावरे वगैरह जितने भी उसमें होते हैं, तो सारे ही हम इंपॉर्टेंट चीज़ें लेके आएंगे। और एक वीडियो में हम आपके लिए रस, छंद, अलंकार ये सब लेके आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम कल शाम आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी बुक के बायोलॉजी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आने वाले। जितने भी बायोलॉजी के बच्चे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। कल शाम 7:30 बजे आपको बायोलॉजी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पूरी बुक के क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट। क्लास 12 2025 के लिए महत्वपूर्ण पत्र है। अपने मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। चाहे अपने मोहल्ले में हो, चाहे आपकी सड़क, मतलब आपके मोहल्ले की सफाई हो, या कहीं गंदगी, कीचड़ वगैरह, मच्छर का प्रकोप है, तो आपको लिखना इसी टाइप से। चाहे किसी गंदगी के बारे में या मच्छर का शो या बीमारी के बारे में कोई भी हो, आपको इसी टाइप से लिखना है, इसी फॉर्मेट पे लिखना है। बस ये है, आप थोड़ा सा अपने जैसे इसमें मोहल्ले की सफाई, उसमें कुछ और होगा तो आपको उसके बारे में लिखना हो। ठीक है, तो पहले आपको लिखना होगा सेवा में स्वच्छता अधिकारी। जैसे हमने लिखा है कॉमा लगा के, आपको पहले यहाँ पे सेवा में लिखने है ना, फिर उसके बाद आगे से बढ़ा के थोड़ा स्वास्थ्य अधिकारी नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप कुछ भी एड्रेस अपना डाल सकते हैं जहाँ का भी। उसके बाद आपको जैसे आपने सेवा लिखा उसके जस्ट नीचे कतई उसी की लाइन में आपको विषय डालना है। विषय में लिखना है मोहल्ले की सफाई हेतु नगर पालिका को पत्र। अगर विषय आप ब्लैक पेन से डालते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा एग्जामिनर को। आपका
जो मेन चीज़ है उसको आप दिखा सकते हैं। तो ये हमने ब्लैक पेन से डाल दिया, अगर आप भी ब्लैक पेन से डालते हैं तो अच्छा लगेगा। उसके बाद आप लिखना विषय के बिल्कुल जस्ट नीचे महोदय जी, फिर उसके बाद आगे से कॉमा लगा के आपको लिखना होगा कि मैं इस पत्र के माध्यम प्रयागराज में फैली नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में फैली गंदगी की ओर खींचना चाहता हूँ। मतलब मैं इस पत्र के माध्यम वो पत्र के माध्यम पहुंचाना चाहते हैं कि जिन प्रयागराज नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी का ध्यान अपने मोहल्ले में जो फैली हुई गंदगी है उसकी ओर खींचना चाहता हूँ। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे क्षेत्र में कई दिनों से कोई सफाई कर्मचारी नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से जगह जगह पर गंदगी कूड़ा करकट का ढेर लग गया है। ठीक है, उसके बाद ढेर लग गया है और सड़कों नालियों की सफाई ना होने के कारण मच्छरों का प्रकोप इस हद तक बढ़ गया है कि दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई है। दिन का चैन और रात की नींद हराम हो गई। आपको बहुत ही इजी लैंग्वेज, ज़रूरी नहीं है आप यही रट के चले जाओ, अपनी भाषा में लिखना सीखिए। देखो निबंध और पात्र है, आप 12th क्लास में होगे, बड़े क्लास में हैं, तो आपको चीज़ों को बना के लिखना चाहिए। बस आपको एक बार पढ़ लेना है कि किस टाइप से लिखना है, बस आप चीज़ों को बना। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें आपको समझना होगा, समझ के आप लिखिए। एक बार अपने आप को इसके रीडिंग कहानी की तरह पढ़ लिया, उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं। जैसे निबंध है, पत्र है, इन चीज़ों को तो अगर आप रट रहे हैं तो बहुत ही गलत बात है। बस आपको मेन पॉइंट्स पढ़ लेने हैं कि किस टाइप से लिखना है, क्या फॉर्मेट होता है, बस उसको आप कहानी की तरह अपने शब्दों में बना के लिखिए, रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हाँ, हराम हो गया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही पूरा मोहल्ला महामारी के चपेट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने इतना लिख दिया, फिर उसके बाद आपको लिखना होगा अतः करके दूसरी लाइन से। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि सफाई की उचित व्यवस्था करवाएं, उचित व्यवस्था करवाएं। यहाँ पे अपनी दिनांक डाल लीजिए, भविधि आवासा जो भी लिखना, फिर ये आपका लेटर कंप्लीट होगा, पत्र ये आपका कंप्लीट होगा। एक हम आपके लिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पत्र लेके आएंगे। टोटल आपके 3 पत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट जो पूछे जाते हैं, 3 आपके महत्वपूर्ण पत्र हैं। अगर एक हमने जो आपको परसों करवाया था, एक आपको हमने जो आज करवाना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्र हैं। तो इन दोनों इम्पोर्टेंट पत्र को देखते रहिए, हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट पत्र लेके आएंगे। उसके बाद आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट निबंध जो यूपी बोर्ड में पूछे जाते हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे बेरोजगारी की समस्या, आतंकवादी, विज्ञान अभिशाप या ये वाले सब आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके आएंगे। तो वीडियो पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हम मिलते हैं आपसे एक और अगली इम्पॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, स्वागत है नई वीडियो में। आज हम आपको बहुत ही सेलेक्टेड निबंध कराने जा रहे हैं जो कि 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो हमने ये सारे सेलेक्टेड आपके लिए टॉप 5 निबंध निकाले हैं जो कि क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 100% श्योर है इसी में से आएगा। तो क्रैक यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका स्वागत है। जिसको भी 95 प्लस स्कोर करना है तो वो कमेंट में 95 अपना 95 स्कोर लिखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉप 5 हैं क्लास 12 के लिए। तो कौन कौन से हैं? तो पहला है हमारा बेरोजगारी की समस्या और समाधान, दूसरा है प्रदूषण की समस्या, तीसरा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और चौथा है जनसंख्या वृद्धि, और पांचवा है आतंकवादी की समस्या और समाधान। ये पांचों ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने इस पांचों को अच्छे से पढ़ लिया तो आपको कोई से भी निबंध पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, बस आप इन 5 को पढ़ लीजिए। तो इस पांचों में से आपको एक हम आज कराएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चैनल अगर किसी ने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हम लोग कौन सा आज करेंगे? बेरोजगारी। तो पहले आपको हेडिंग डालनी होगी बेरोजगारी। हेडिंग बाकायदा डालिए, बेरोजगारी की समस्या ऊपर टॉप में और पूरे बीच में डालिएगा जिससे कि अच्छा लगे। तो पहले आप बीच में डालिएगा बेरोजगारी की समस्या और समाधान। ठीक है, बीच में आपने हेडिंग डाली। उसके बाद फर्स्ट हेडिंग आपकी पड़ेगी प्रस्तावना से स्टार्ट करते। तो हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। बेरोजगारी उन लोगों को कहा जाता है जो लोग कार्य करने के लिए योग्य नहीं होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम कार्य करने के योग्य होते हैं लेकिन फिर भी उन्हें कोई काम
करने को नहीं मिलता है, जिसमें उन्हें अपना जीवन जीने में कठिनाइयाँ होती हैं, क्योंकि इन लोगों के पास पैसे नहीं होते। तो आप इतना ही सफिशिएंट, बस इतना ही लिखिए, ज़्यादा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रस्तावना में बस 2 से 3 लाइनें लिख दीजिएगा जो समझ में आ जाए। तो अगली हेडिंग होगी आपकी बेरोजगारी। बेरोजगारी का अर्थ ऐसे लिख सकते हैं या खाली बेरोजगारी लिख सकते हैं। बेरोजगारी का अर्थ डाल दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, तो हमारे देश में लाखों ऐसे लोग हैं जिन्हें कोई भी रोजगार नहीं मिला है, और उन लोगों को जब रोजगार नहीं मिलता है तो उनके पास पैसे नहीं आते हैं, और इसलिए इन्हें जीवन व्यतीत करने में परेशानी होती है। ये था हमारा बेरोजगारी का अर्थ। अब अगली हेडिंग आपको डालना है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण क्या है? अगर आप पॉइंटों में लिखोगे तो भी बहुत बढ़िया। फिलहाल ये हमने पॉइंटों में ही लिखा है। तो बेरोजगारी के कारण, हमारे देश में बेरोजगारी के बहुत सारे कारण हैं, और इन सभी कारणों की वजह से देश की बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे कि हमारे देश की बढ़ती जनसंख्या के कारण बेरोजगारी की समस्या बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो रही है, क्योंकि जब लोग ज़्यादा होंगे और नौकरियां कम होंगी तो बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न होती है। और दूसरी, पॉइंट बना के लिखिएगा तो बहुत अच्छा होगा। और दूसरी, शिक्षा के ऊपर भी आप लिख सकते हैं। इसमें थोड़ा कटिंग हो गई है तो ये गलत हो गया, तो आप ऐसे अपनी भाषा में लिख सकते हैं कि शिक्षा की कमी से पूरी तरह से शिक्षा ना मिलने के कारण लोग बेरोजगार के उसमें आ जाते हैं। तो इसलिए अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको रोजगार मिल सकता है। कुछ लोगों के पास शिक्षा भी है पर रोजगार नहीं है, तो आप ऐसे शिक्षा के ऊपर भी बना के लिख सकते हैं। बहुत से लोग केवल सरकारी नौकरी की तलाश में रहते हैं, और सरकारी पद कम लोगों की संख्या ज़्यादा होने के कारण कुछ लोग सरकारी पद पर नौकरी कर पाते हैं, और बाकी लोग सरकारी की तलाश में रोजगार रह जाते हैं। बाकी लोग सरकारी की तलाश में बेरोजगार रह जाते हैं, और कुछ लोग सरकारी नौकरी पा लेते हैं। आप वही पा पाएंगे जो ज़्यादा ही मतलब शिक्षा के योग्य होंगे, उन्होंने ज़्यादा ही पढ़ाई करा। कि बाकी जो लोग कम पढ़े लिखे, उन लोगों के लिए कैसे रोजगार मिलेगा? तो ये अपनी तरफ से अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। आपको जो आता है, जरूरी नहीं कि यही आप छाप दो, आपने अपनी भाषा में भी उसे लिख सकते हैं। बस आपको अच्छा लिखना आ जाए, एक लिखने की तरीका आ जाए तो आप लिख सकते हो बना के। ज़्यादा नहीं कि निबंध को ये है अपनी कहानियों में लिखो, छापना थोड़ी ना। ठीक है, तो दूसरा है मंद औद्योगिक विकास के कारण बेरोजगारी की समस्या और उत्पन्न होती है। पॉइंट बना के लिखिएगा। कुटीर उद्योग में गिरावट भी बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो जाती है। तकनीकी उन्नति ना होने के कारण भी बेरोजगार की समस्या बढ़ती है। ये थे हमारे पॉइंट बेरोजगारी के कारण। अब आप हेडिंग डालने की बेरोजगारी को कम करने के उपाय। ठीक है, तो अगर हमें देश से बेरोजगारी को जड़ से खत्म करना है तो उसके लिए हम सभी लोग सही जानकारी और शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी। आप अच्छे से, अगर बीच बीच में आपको अगर स्लोगन टाइप का आता है तो बीच बीच में ब्लैक पेन से आप बीच में लिख सकते हैं स्लोगन टाइप। ठीक है, तो इससे कॉपी भी अच्छी है तो एग्जामिनर खुश भी हो जाता है। ठीक है, तो और हमें अपने देश की बढ़ती जनसंख्या को रोकना होगा, क्योंकि बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या ही है। इसलिए इसके लिए सरकार को कड़े कानून लाने पड़ेंगे। और फिर इसके बाद एक और लाइन छोड़ के लिख दीजिएगा, हमें उन सभी स्थानों पर मशीन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जहां पर इंसान आराम से काम कर सकते हैं, क्योंकि यह एक बहुत बड़ा कारण है बेरोजगारी बढ़ाने का। क्योंकि जब सारे काम मशीन से हो जाते हैं तो लोगों को नौकरी नहीं मिलती है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती है। अब आप हेडिंग डालिएगा उपसंहार। यहाँ पे अगर आप बीच में एक अच्छा सा स्लोगन लिख देंगे ब्लैक पेन से तो बहुत अच्छा रहेगा, बीच में अच्छा भी लगेगा और आपका पेज ही भर जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप 2 से ढाई पेज तक का निबंध लिखिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा ये नहीं कि खूब सारा 3-4 पेज का लिख दीजिए, सिर्फ 3 पेज का लिख दीजिए या 2 से ढाई पेज का लिख दीजिए, तब भी हो जाए। उसके बाद हेडिंग आपकी डलेगी लास्ट उपसंहार। बेरोजगारी को कम करने के लिए हमारे साथ साथ सरकार का भी सहयोग होना चाहिए। सहयोग बहुत जरूरी है। सरकार उन सब बातों पर ध्यान दे रही है, लेकिन इस समस्या का समाधान जल्द ही करना होगा, नहीं तो आगे चलकर बेरोजगारी का कारण
दंगे और चोरियां बढ़ जाएंगी। तो इससे ये था हमारा ऑप्शन है, ये हमारी बेरोजगारी की समस्या और समाधान का ऐसे था। तो वीडियो अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्लास 12 की अगर बेल आइकन प्रेस भी कर लीजिएगा, जिससे कि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाए। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और सिर्फ इन 5 ही आप ऐसे को पढ़ के जाइएगा। ये 5 के अलावा आप कोई भी ऐसे मत पढ़िएगा, बस इन 5 की गारंटी। आप इन 5 में से आपके एक ना एक तो जरूर ही फंसेंगे। तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो में।